एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है संडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ जो बाइडेन इलेक्टेड 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब जो बाइडेन हैं उन्होंने जो रिपब्लिकन हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको इलेक्शन में पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट्स हैं, यूएसए में जो इलेक्शन होता है उसमें जो पॉपुलर वोट शेयर होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पर्सन को उस स्टेट्स के पूरे जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो पर्सन्स हैं वो वोट दे के एज अ प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे जो बाइडेन हैं उनको 270 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं वो मिल गए हैं। तो अब यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको इन्होंने जो है बीट कर दिया है और ये 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है इलेक्ट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमला देवी हैरिस, सी इज़ फ्रॉम इंडिया और वो जो है वो इंडिया से हैं। साथ ही वो फर्स्ट वुमेन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। साथ ही साथ फर्स्ट माइनॉरिटी से आने वाली वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस दैट इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। अब इंडिया ने सक्सेसफुली जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च किया। ये इसरो का फर्स्ट मिशन है 2020 में। पैंडमिक के वजह से जो इसरो है उसका काम हेल्ड था, बिकॉज साइंटिस्ट तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते ना। साइंटिस्ट जो हैं अगर वो अपनी पर्टिकुलर लैब में कोलैबोरेशन के साथ वर्क करेंगे तभी वर्क होगा, और जो सोशल डिस्टेंसिंग फिज़िकल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म थे उससे ये पॉसिबल नहीं थी बात कि वो एक साथ आ सकें। अब यहाँ पे जो है इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और 9 इंटरनेशनल जो कस्टमर स्पेसक्राफ्ट हैं उनको पोलर रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से उन्होंने लॉन्च किया। अब यहाँ पे ये जो लॉन्च की गई सैटेलाइट है इसका वर्क जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सपोर्ट, और जो दूसरी सैटेलाइट है वो 1 बाय 1 जो है ऑर्बिट में पहुंचा दी गई। अब यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया जो कि 110 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट पोल वगैरह दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। देन गुपकार अलायंस टू कम्पीट इन DDC पोल्स। अब जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था तो उसके बाद जो वहाँ की जो 6 रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने अभी गुपकार जो डिक्लेरेशन किया, उसके बाद वो 6 पार्टीज़ जो हैं वो साथ में आ गई। तो वो जो पार्टीज़ हैं वो कम्पीट करेंगी DDC जो पोल्स हैं उसमें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो पोल्स होने हैं जम्मू एंड कश्मीर में उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है, स्टेबल बर्निंग कीप्स सिटीज़ एयर क्वालिटी सीवियर। जो स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जो सीवियर तरह की एक प्रॉब्लम है जिससे कि एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैं वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो पैडी का जो फील्ड होता है उस फील्ड में पैडी को काटने के बाद वहाँ पे जो स्टबल बचता है उस स्टबल में वो आग लगा देते हैं। वो उनके लिए सबसे इजी ऑप्शन नज़र आता है, जिससे कि जो फार्म हाउस है, जो खेत है, वो फ्री हो जाए स्टबल से, जो वो नेक्स्ट जो आने वाला रबी सीज़न है उसकी प्रिपरेशन कर सकें।
तो स्टेबल बर्निंग की वजह से जो पॉल्यूटेंट हैं उनका लेवल वहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो फायर काउंट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में वो 4528 है फ्राइडे को। अब एयर क्वालिटी जो है दीपावली में भी सीवियर रह सकती है। अब यहाँ पे एक जो बात है, सरफेस विंड जो है वो उस समय सैटरडे को जो है थोड़ी काम थी, मतलब शांत थी, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो हैं सरफेस के नियर एक्यूमुलेट हो गए, जिससे कि एयर क्वालिटी जो है वो और भी ज़्यादा सीवियर हो गई। अगर पॉल्यूटेंट्स जो हैं अगर जो विंड स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो पॉल्यूटेंट्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करनी है जो सफ़र सिस्टम है उसकी, तो एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। सफ़र सिस्टम, ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के टॉपिक्स हैं, जो कि आपके यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट जो सेट ऑफ पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बिकॉज न्यूज़पेपर तो सभी कवर करते ही हैं, बट जो न्यूज़पेपर को डिटेल में कवर करना, जो भी टॉपिक है वो डेली न्यूज़पेपर में आपको मिलता है, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपको कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये जो सफ़र का सिस्टम है ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा टू मेज़र एयर क्वालिटी इन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ का जो ओवरऑल पॉपुलेशन का लेवल है, कितना पॉल्यूशन है वहाँ पे, और एक पर्टिकुलर जगह पे कितना पॉल्यूशन है, इसके बेसिस पे पता लगाने के लिए ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है वो इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप किया है। इंडिजिनसली मींस इट इज़ डेवलप्ड इन इंडिया ओनली बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और इसको ऑपरेशनलाइज मतलब इसका उपयोग करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसमें होता क्या है इस सिस्टम में एक ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले जो है उसको यूज़ किया जाता है, जो रियल टाइम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू बताती है, और साथ में वो कलर कोडिंग भी उसको प्रोवाइड करती है। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि लोगों के अंदर कैसे भी करके अवेयरनेस आनी चाहिए एयर क्वालिटी को लेके उनकी सिटी में, जिससे कि वो कोई ना कोई ऐसे काम करें जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। अब ये जो है अवेयरनेस ड्राइव को ऑर्गेनाइज करती है जो सफ़र मॉनिटरिंग बॉडी है, जिससे कि लोग अवेयर रहें। पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती है गवर्नमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट के जब कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है तो उससे होने वाले एयर पॉल्यूशन से भी गवर्नमेंट जो है वो अवेयर रहेगी। तो ये थी बात सफ़र सिस्टम की। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लासीफाइड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। देन नेक्स्ट, राइट टू रिकॉल शुड फर्स्ट अप्लाई ऑन एमपीज एमएलए हुड्डा। अब इशू क्या है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट इसमें जो इशू है वो इम्पोर्टेंट है। इशू है कि हरियाणा ने जो पंचायत इलेक्शन में जो राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। पंचायत इलेक्शन में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनको अगर उनका काम जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे जो वहाँ के लोग हैं वो राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, मतलब उस कैंडिडेट को अयोग्य बोल सकते हैं, इनकैपेबल बोल सकते हैं। तो ये जो हरियाणा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हुड्डा, उन्होंने बोला कि जो ये केस है वो इसको सबसे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे द रिकॉल इलेक्शन ऑल्सो रिकॉल रेफरेंडम जब प्रोड्यूस किया जाता है, जब वोटर्स रिमूव कर सकते हैं एक
इलेक्टेड जो ऑफिशियल है फ्रॉम ऑफिस जब डायरेक्ट वोट के थ्रू, उसका टर्म ख़त्म नहीं हुआ उसके पहले भी वो उसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉल्स was initiated when sufficient vote sign a petition, जब कुछ पर्याप्त मात्रा में जो वोटर्स हैं वो एक पिटीशन जो है साइन करते हैं, उस पिटीशन के बेसिस पे इसको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वोटर्स उसको हटाने का सोचेंगे। अब इसको जो है कनाडा की लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्रिटिश कोलंबिया में इंट्रोड्यूस किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी सेवरल स्टेट जो हैं वो अलाउ करते हैं कुछ कंडीशन में मिसकंडक्ट और मैलफेंसेस। अब इंडिया में राइट टू रिकॉल जो है वो इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरह से जो है पुराने ज़माने का जो राजधर्म का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, अगर कोई पर्सन इलेक्टेड पर्सन है वो इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो वो अपना राजधर्म निभाते हुए अपने पद से जो है वो अवेंडन कर देता है, इस्तीफा दे देता है। तो एम एन रॉय 1944 में उन्होंने प्रपोज किया शिफ्ट टू डिसेंट्रलाइज devolved form of governance allowing the representative to be elected and recalled। अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 ओनली प्रोवाइड, सिर्फ वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वहाँ पे वैकेशन ऑफ ऑफिस अपॉन द कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया जाता है अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और उसमें कोई जनरल इनकम्पिटेंस रिप्रेजेंटेशन डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इलेक्टोर एज अ ग्राउंड फॉर वैकेशन, इसमें पर्टिकुलर जो लोग हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको हटा नहीं सकते अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। अब नियरली एक दशक पहले जो लोकसभा के स्पीकर हैं सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने ऐसी बात उठाई कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए राइट टू रिकॉल का। लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन है वहाँ पे तो राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में। अगर इलेक्टोरेट जिन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो उससे सिटीजन्स के पास एक राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुने जो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और पीपल के पास राइट होना चाहिए उसको रिमूव करने का। अब राइट टू रिकॉल जो है उससे करप्शन पे भी चेक लगेगा, बिकॉज जो पर्सन होगा उसको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि अगर वो कोई करप्शन करता है और पब्लिक की नज़र में आता है तो उसको राइट टू रिकॉल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हटाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट जो इसके बाद न्यूज़ है, बीजेपी लेसेस आउट एट असम एलाई अहेड ऑफ बोडोलैंड काउंसिल पोल। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट है बोडोलैंड काउंसिल, जो आसाम में जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी उसका जो अलाय है बोडोलैंड काउंसिल फ्रंटियर कोई एक पार्टी है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो वहाँ पे है उसके इलेक्शन होने हैं जिसकी 40 सीट्स हैं। उसके बेसिस पे ये दोनों पार्टीज़ का आपस में जो है वो क्लैश चल रहा है। तो एक बार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो रीज़न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आसाम गवर्नमेंट ने पहले कोशिश की थी कि इसका जो इलेक्शन है वो अप्रैल के मंथ में करा लिया जाए, बट का पेंडेमिक के बेसिस पे इस इलेक्शन को जो है डेफर्ड कर दिया गया था। अब जो बीटीसी पोल्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जो भी इलेक्शन की रीशेड्यूलिंग का डिसीजन है वो गवर्नर लेता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है अंडर द एरियाज ऑफ 6th शेड्यूल। अब यहाँ पे जो सेकेंड बोडो अकॉर्ड हुआ था 2003 में, जिससे कि फॉर्मेशन हुआ था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का। अब यहाँ पे जो बीटीसी के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं जिनको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं, उसमें 3082 विलेजेस आते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में है, कोकराझार, चिरांग, उलाई,
उदालगुरी एंड बास्का। तो जो 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 244(2) से 275(1) वो प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू लोकल कस्टमरी लॉज। अब यहाँ पे जो है वो ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनके कुछ लोकल लॉज होते हैं, उसके बेसिस पे वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करते हैं, साथ में उनके जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। और ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट रीजन में और मेनली ट्राइबल एरियाज़ में। अब ये जो 6 शेड्यूल स्टेट्स हैं वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, आप इसको याद रख सकते हैं ATM विथ नो मनी। तो ATM मीन्स आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, आपके मन में मणिपुर भी आएगा और मिज़ोरम भी आएगा, बट यू विल रिमेंबर विथ नो मनी, सो यू कैन से दैट मणिपुर इसमें इंक्लूड नहीं है। एक बार इस रीजन का मैप देख लेते हैं। दिस इज़ द मैप ऑफ द रीजन। जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ दैट इज़ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, सेकेंड चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, थर्ड इज़ बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड फोर्थ इज़ उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। इनको जो है वो 6 शेड्यूल का स्टेटस मिला हुआ है और इधर पे ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें 40 सीट्स पे जो अभी टेरिटोरियल काउंसिल है उसके इलेक्शन होने हैं, जिसके बारे में अभी बात की हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कर्नाटका रिलीजेस नॉर्म्स ऑन सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। अब जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ पे उन्होंने जो रूल्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं। अब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से गाइडलाइन को फ्रेम किया गया सुप्रीम कोर्ट के जो 2018 का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग कि कर्नाटका में सिर्फ जो है ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए जाएंगे विदाउट बेरियम सॉल्ट, और उन्हीं को मैन्युफैक्चर करने दिया जाएगा और उन्हीं को जो है वो सेल आउट किया जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स से इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं उनमें रख के दिए जाएंगे। ग्रीन क्रैकर्स मींस दे विल नॉट हैव वेरियम सॉल्ट, जो कि वेरियम होता है एक मेटल, BaSO4 ऐसा वेरियम सॉल्ट, BaCO3, दीज आर द वेरियम सॉल्ट। इन वेरियम सॉल्ट का उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उसको डेवलप कैसे किया जाता है और कौन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं उनको डेवलप करती हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं आप उसको जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्रैकर्स हैं वो अवेलेबल हैं स्पार्कल्स, फ्लावर पॉट्स, मैरोन्स, एटम बॉम्ब्स एंड हैव बीन डेवलप्ड। जो आप बोलते हैं अनार होता है, ठीक है, उस टाइप के जो ये बॉम्ब हैं, अलग अलग तरह के क्रैकर्स हैं, उनको डेवलप किया गया नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NEERI। ये एक CSIR की लैब है और CSIR ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है 230 कंपनीज़ के साथ कि वो मैन्युफैक्चर करेगी ग्रीन क्रैकर्स और उनको अवेलेबल करवाएगी सेल के लिए। अब CSIR का असेसमेंट है कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर जो है PM2.5 और PM10 उसके पॉल्यूशन को अप्रॉक्सीमेटली 30% कम कर सकती है। तो इसमें जो है ग्रीन लोगो, साथ में जो है क्विक रिस्पॉन्स कोडिंग सिस्टम वो भी डेवलप किया गया है, जिससे कि ग्रीन सिस्टम को नॉर्मल क्रैकर्स से अलग बताया जा सके। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, कंसर्न जो पॉल्यूशन लेवल के साथ कंसर्न होकर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो अपनी एक गाइडलाइन दी थी, उन्होंने बैन कर दिया था सेल, यूज़, मैन्युफैक्चर ऑफ क्रैकर्स दैट वर नॉट ग्रीन। तो इससे कि उनका मानना था कि जो एक पर्टिकुलर जो क्रैकर है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लाउड है, वो उसको अप्रूव करेगी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे क्रैकर्स को प्रमोट किया जाएगा जो मरकरी, आर्सेनिक, वेरियम से फ्री हों। लेकिन इतने क्रैकर जो हैं वो अवेलेबल उस समय नहीं हो पाए।
तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया 2019 में बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। CSIR ने जब बोला कि उनकी लैब में ये वाला जो क्रैकर्स हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं, तो ये बात है। अब जो CSIR का जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है ग्रीन क्रैकर्स, उन्होंने 2 pronged अप्रोच जो है वो अप्लाई की। सबसे पहले उन्होंने वेरियम नाइट्रेट का लेवल कम किया और वेरियम नाइट्रेट को जो है पोटेशियम नाइट्रेट से जो है वो रिप्लेस कर दिया, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा कम हो सके। तो ये इशू है। अब नेक्स्ट 4 more बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर कर्नाटका। अब कर्नाटका जो है वहाँ पे 4 more जो बायोडाइवर्सिटी की साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। अंतरंग बेट्टा इन कोलार, आदि नारायणन स्वामी बेट्टा इन चिकवालपुर एंड महिमा रंग बेट्टा इन नेलामंगला बेंगलुरु। अब और उरुम्बी एरिया ऑन द कुंभधारा रिवर बेसिन इन दक्षिण कन्नड़ा एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये जो 4 साइट्स हैं इनको चुना गया है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वो एक तरह से यूनिक हैं, साथ में फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। मींस उनमें अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उनकी कंडीशन जो है बिगड़ सकती है। इनमें जो है कोस्टल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और इनलैंड वाटर्स एंड टेरिटोरियल एरियाज़ आते हैं। अब यहाँ पे जो महिमा रंग बेट्टा है वो एक प्रोमिनेंट लंग स्पेस सर्वाइविंग इन बेंगलुरु। इसका कहने का मतलब है जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, लंग ऑफ द अर्थ, वैसे ही ये महिमा रंग बेट्टा, इधर से जो है वो फ्रेश एयर मिलती है जो कि बेंगलुरु को। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि कर्नाटका का जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उन्होंने GI टैग के लिए रिकमेंड किया। कैरी इसार्ड एक वैरायटी है ये मैंगो की, जो कि कर्नाटका स्टेट में ग्रो की जाती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यशवर्धन सिन्हा सॉर्न एज अ CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो यशवर्धन सिन्हा हैं उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी जो है ओथ एडमिनिस्टर कराई राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद उन्होंने। तो एक बार CIC के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो GS पेपर प्रीलिम्स और साथ में क्वाजी जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सेंट्रल जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो उसमें उस समय जो है वो स्ट्रेंथ उसकी 6 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थी। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसकी 11 है इंक्लूडिंग द CIC। तो उस समय जो है वो 6 थी, अभी 4 और अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो 6 and 4 टोटल इट विल बी 10। अब कुछ वैल्यू एडिशन प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं रिकमेंडेशन लेके एक कमेटी की, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और यूनियन कैबिनेट जो है जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ये लोग मिलके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और डिफरेंट जो कमिश्नर्स हैं उनको चुनते हैं। अब आर्टिकल 12(5) ऑफ RTA एक्ट 2005 प्रोवाइड्स दैट जो CICs हैं और ICs हैं उनको पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ और उनके पास वाइड नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और CIC या IC कोई भी MP या MLA नहीं हो सकते हैं या कोई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। अब जो CIC है उनका जो ऑफिस का टर्म होगा वो 5 इयर्स, जिस डेट पे वो ज्वाइन करते हैं उस डेट से 5 इयर्स तक टर्म के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा और वो री एलिजिबल
एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब जो सैलरीज़ और अलाउंस हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन की तरह दिए जाएंगे, और आईसीज जो हैं उनका जो सैलरी अलाउंस है वो इलेक्शन कमिश्नर की तरह होगा। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्ली टू फ्री इंडियंस हेल्ड इन यमन। अब यहाँ पे तमिलनाडु के जो वर्कर्स हैं उनकी जो तमिलनाडु के एक वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को यमन में जो हौती रिबेल्स हैं उन्होंने जो है वो अपने पास कैप्टिव रखा हुआ है। तो उसके बेसिस पे जो वर्कर हैं उनकी जो वाइफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है प्ली अप्लाई किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंटर से उनका जो है रिस्पॉन्स मांगा है, बिकॉज जो 33 ईयर ओल्ड जो एक रेसिडेंट हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो और कुछ अदर जो इंडियन वर्कर्स हैं वो कैप्टिव हैं। हौती रिबेल्स ने उनको कैप्टिव बना के रखा हुआ है यमन में। तो अब ये हौती रिबेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इनके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये जो प्लेस है you can see here this is the border of Saudi Arabia, and this is the region of Oman, and this region it is fully Yemen. so यमन में जो है वो एक जो हौती जो विद्रोही हैं हौती रिबेल्स हैं उन लोगों ने जो है यमन में उसको कैप्टिव करके रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप है हौती उनको जो है ईरान सपोर्ट करता है, बिकॉज़ ये मेजरली जो है वो सिया ग्रुप है। तो जो सिया कंट्री है, सिया मेजॉरिटी कंट्री है ईरान, उन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट इनको प्लांट किया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन थी हौती रिबेल्स के बारे में। नेक्स्ट जो जीएसटी एससी रिज़र्व ऑर्डर ऑन जीएसटी ऑन लॉटरीज़। अभी जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो लॉटरी है वो वैलिड है। तो वहाँ पे जो है अगर कोई पर्सन लॉटरी लेता है तो उसको 14% जीएसटी जो है वो देना होता है, 12% जीएसटी देना होता है। और अगर लॉटरीज़ का इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो उस पर 28% जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे जो लॉटरी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनका कहना है कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन है। साथ में आर्टिकल 14 जो है उसको भी वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी जो है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अपनी बात रखी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं सुना, जीएसटी काउंसिल ने नहीं सुना, सो देन दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है इसके बारे में रिजर्व करके रखा हुआ है, जो ऑर्डर आएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ चाहबार जो रेल प्रोजेक्ट है उसको ईरान ने इंडिया के बिना शुरू कर लिया था। बट अब चाहबार जो वहाँ से जो रेलवे लाइन है जेदान तक, जो कि अफ़गानिस्तान से लगा हुआ एक एरिया है, तो उस एरिया के लिए एक रेलवे लाइन जो है ईरान प्रिपेयर कर रहा है, जिससे कि उस एरिया को अफ़गानिस्तान के साथ ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्लियरली उसको जोड़ा जा सके। अब इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है चाबहार जेडान जो रेलवे है प्रेजेंट में, बट ईरान ने अपना जो सेकेंड फेज़ 628 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उस प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया। तो उनको ये आशा है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में इनकी जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि अमेरिका के जो सैंक्शंस थे उसके बेसिस पे और इंडिया में जो पॉलिसीज़ थी वो ठीक नहीं थी, तो उसके बेसिस पे उस पोर्ट में जो काम था वो हेल्ड कर दिया गया था। वहाँ पे जो ये रेलवे लाइन बनाई जा रही थी वो ईरान ने अपने बेसिस पे जो है वो बनाई। तो अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज उस रीजन में जो है वो गैस फील्ड का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, जो कि ओएनजीसी जो विदेश लिमिटेड है उन्होंने जो है वो गैस फाइंड की थी। तो उसके बेसिस पे ये इम्पोर्टेंट हो जाती है रेलवे लाइन, क्योंकि वहाँ से जो है वो गैस को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और दूसरा जो है वो ईरान यूएस के जो इलेक्शंस हैं उनका भी
वेट कर रहा था, उसके रिज़ल्ट का भी वेट कर रहा था, बिकॉज़ जो इनकम्बेंट अभी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी जो इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, उनकी जो पॉलिसी हैं वो डिफरेंट हैं ईरान की तरफ, क्योंकि पहले ही बराक ओबामा ने ही साइन की थी ईरान के साथ जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया था। तो उसके बेसिस पे ईरान ने थोड़ा वेट करने का सोचा, और जो हो सकता है कि जो बाइडेन के आने से जो सैंक्शन हैं वो हट जाएं। और अब इंडिया भी ईरान का जो है वो साथ देना चाहता है, क्योंकि जो चाइना है वो ईरान के साथ 25 ईयर्स के लिए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है जो कि $400 बिलियन का है। तो ईरान का भी कहना है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसमें इससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं जो ग्वादर चाबहार जो पोर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो जाता है। ये इंडिया का जो कांडला जो पोर्ट है उस पोर्ट से चाबहार पोर्ट तक इजीली कनेक्टिविटी मिल सकती है, और यहाँ से जो ये है वो रेलवे लाइन जेडान तक जो है जिसके बारे में अभी बात की थी वो डाली जा रही है, जिससे कि इंडिया को सेंट्रल एशिया तक आसानी से एक्सेस मिल सकता है। बिकॉज़ जो पाकिस्तान है वो इंडिया को सेंट्रल एशिया में अपने रीजन से एक्सेस देने से मना कर रहा है, जिसके बाद इंडिया को ईरान के साथ ये जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ा। मई 2016 में इंडिया और ईरान और अफ़गानिस्तान ने एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है 3 कंट्रीज़ के बीच में। चाबहार पोर्ट ईरान का वो एक रीजनल हब है सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसमें कंस्ट्रक्शन है रेलवे लाइन का चाबहार से जेदान तक के लिए अफ़गानिस्तान की बॉर्डर तक। ये एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जाने के लिए। अब इंडिया का जो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है उन्होंने एमओयू साइन किया था ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ, जिससे कि जो है वो सरफेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करनी थी 1.6 बिलियन जो डॉलर है उसकी। अब जो चाबहार पोर्ट है वो एक कंसीडर्ड किया जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो भी 3 कंट्रीज़ हैं उनके साथ और अदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जो अपने रीजन से निकलने के लिए जो है अलाउ नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अपने लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ यूएई सेट टू ओवरहॉल इस्लामिक लॉज। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं उन्होंने जो है वो इस्लामिक लॉज के ऊपर जो है वो ओवरहॉल कर दिया। इस्लामिक लॉज जो हैं उनको पूरी तरह से जो है थोड़ा उसमें वो चेंजेस लेके आए हैं, जिससे कि कंट्री में जो है इकोनॉमिक और सोशल जो है वो बूस्ट आए। साथ में उन्होंने जो यूएई के जो प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस हैं उनको भी थोड़ा कंसोलिडेट किया है, उनको भी चेंज किया है। साथ में अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अनाउंसमेंट है जो यूएस ने अपनी जो डील की है यूएई के साथ, यूएस ने जो डील ब्रोकर की थी यूएई और इज़राइल के बीच में, उनके बीच में जो सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हुए हैं। उसके बाद इज़राइल टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए शायद यूएई ने ये चेंजेस किए हैं। अब जो चेंजेस हैं वो एमिरेट्स जो हैं उनके जो रूलर्स हैं उनके एफ़र्ट भी दिखा रहे हैं, बिकॉज़ उनकी कंट्री में भी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन पे जो पेनल्टीज़ थी उनको हटा दिया गया है। साथ में जो कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल है वो भी किए जा सकते हैं। 2 अनमैरिड कपल जो हैं वो साथ में वहाँ पे अब रह सकते हैं। एंड देन जो वुमेंस के राइट है उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये एक तरह से जो है बदलती हुई इकोनॉमी के बाद कंट्री को जो है वो बदलना पड़ता है। अब एक कंट्री पर्टिकुलरली जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बहुत दिन तक नहीं रह सकती, उसको अपने आप को जो है वो बदलना ही होता है। बदलते हुए परिवेश में
अब इसके बाद कोविड-19 जो वैक्सीन है उसकी डिलीवरी में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली अपनी बोला है गाइडलाइंस में कि इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उनको सबसे पहले जो 4 कैटेगरीज़ हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इनको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी ग्रुप बोला है। इनमें जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड आशा वर्कर। जो सेकंड कैटेगरी है वो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं पुलिस और आर्म फोर्सेस के, और थर्ड कैटेगरी है जो कि 50 से अबव एज है जिनकी, और फोर्थ कैटेगरी जो 50 से नीचे हैं बट जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो गवर्नमेंट को जो अपनी गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली पर्सनलाइज करना चाहिए। स्ट्रिक्टली जो पर्सनली कुछ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उसको सबसे पहले प्रोवाइड करनी चाहिए। अब जो दूसरा इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो है कि जो आरएनए वैक्सीन है उसको अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, -70 से लेके -80 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है विलेजेस में क्रिएट नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा जो रिसोर्स है उसको क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है सिटीज़ में ही रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर वैक्सीन को जो है पर्टिकुलरली ऐसे एडमिनिस्टर किया जा सकता है कि जिस भी पर्सन को वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है उसके पास ना जाके जहाँ पे वैक्सीन सिटीज़ में एडमिनिस्टर की जाएंगी वहाँ पे वो पर्सन आ जाए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि वैक्सीन जो है उसके 2 जो डोजेस प्रोवाइड करने हैं, बट प्रीवियसली इंडिया में जो पोलियो वैक्सीन है उसके भी जो डोजेज़ हैं वो 2 प्रोवाइड किए गए थे। बट वो जो वैक्सीन थी वो एक तरह से जो है ओरल वैक्सीन थी, बट ये जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन की हेल्प से एडमिनिस्टर करनी है। तो उसके अपने अलग अलग जो है वो लॉजिस्टिक, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। फिर इसके साथ साथ अभी तक इंडिया में जितनी भी जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हुए हैं वो चिल्ड्रन के ऊपर एडमिनिस्टर की गई हैं, बट ये जो पहली वैक्सीन है वो वेरियस एज ग्रुप को एडमिनिस्टर की जानी है। तो उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। अगर कंट्री में 60 से 70% जो है पॉपुलेशन उसको एडमिनिस्टर कर दी गई वैक्सीन तो बहुत हद तक जो है वो पेंडेमिक से निजात मिल सकती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ रिलेटेड टू मायोपिया। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि मायोपिया को अगर लोगों को हटाना है तो सबसे पहले लोगों को जो है वो एटलीस्ट 1 आवर जो है बाहर सनलाइट में होना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ उससे जो मायोपिया है वो कम हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही जो है वो पैनिक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि 2050 तक जो है वो 64 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं इंडिया में उनको मायोपिया जो है वो हो जाएगा। साथ में यहाँ पे राइटर का कहना है कि इन द ईयर 2000 पूरे वर्ल्ड में जो है 25% जो लोग थे उनको मायोपिया था। मायोपिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन है वो उसको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, मतलब उसको दूर का बहुत आसानी से नहीं दिख पाता है। ये कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है, जिसमें कि एक पर्सन प्रोलॉन्ग अगर कोई स्क्रीन है उसका यूज़ कर रहा है पर्टिकुलरली तो उसकी जो आई बॉल है वो एलोंगेटेड हो जाती है। उसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलरली प्लेस पे, वो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो रेटिना जो है उसके पहले ही हो जाती है, जिससे कि वो पर्सन है उसको क्लियरली नज़र नहीं आता। तो इस कंडीशन से बचने के लिए राइटर ने जो है वो सजेशंस दिए हैं कि स्कूल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अभी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने वाली है तो उसमें गवर्नमेंट को चेंजेस लेके आने चाहिए, और 1 आवर के लिए जो है स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको 1 आवर के लिए बाहर खेलने दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो पर्याप्त मात्रा में उनके उनके अंदर जो है वो मायोपिया की कंडीशंस डेवलप ना हो पाए। तो ये आज का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।